नमस्कार बंधुओं। साहित्य एक समुंदर के पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज सुनते हैं पवित्रा अग्रवाल दीदी की कहानी कैसे उसे मिटा दूं। दूसरी बेटी के जन्म पर ही मैंने निश्चय कर लिया था कि अब तीसरे बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। तभी ऑपरेशन करा लेना चाहती थी, किंतु सासू जी मेरा निर्णय सुनकर आवेश में आ गई थीं और बिगड़ कर बोली थीं, सारे फैसले तुम खुद ही कर लोगी या कुछ मेरे लिए भी छोड़ोगी? अभी ऑपरेशन कराने की बात तुम कैसे सोच सकती हो? अभी तो 2 बेटियां हैं, एक बेटा भी तो होना चाहिए। मम्मी जी, तीसरा बच्चा बेटा ही होगा, इसकी क्या गारंटी है? यदि तीसरी बेटी भी हो गई तो आप चौथे के लिए जिद करेंगी। बस 2 बच्चे बहुत हैं, मैं तीसरे बच्चे के पक्ष में नहीं हूँ। तभी सौरभ ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा था, श्री, ऑपरेशन की इतनी जल्दी क्यों करती हो? बच्चों को थोड़ा बड़ा तो हो जाने दो। सौरभ का इशारा मैं समझ रही थी। उनके एक दोस्त के 2 बच्चे थे। स्कूल जाते समय बस दुर्घटनावश नदी में गिर गई थी। 50 बच्चों के साथ वह दोनों भी मौत के शिकार हो गए थे। तब दुखी होकर सौरभ ने ही बताया था कि उनका दोस्त तो बर्बाद हो गया है। उसकी पत्नी ऑपरेशन करा चुकी है, अब और बच्चे पैदा नहीं हो सकते। उनकी भावनाओं को समझते हुए मैंने ऑपरेशन का विचार उस समय टाल दिया था और मन ही मन निर्णय कर लिया था कि अब तीसरे बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। किंतु असावधानीवश वह सब हो गया था जो मैं नहीं चाहती थी। एक बार तो मन में आया कि भ्रूण परीक्षण करा लूं। फिर मन के किसी कोने से आवाज आई, अपने छात्र जीवन में तो लंबे लंबे भाषण देती थी कि भ्रूण हत्या अपराध है। अभी जो धरती पर नहीं आया उस अजन्मे को किस गलती की सजा दी जा रही है? आज अपने पर पड़ी तो सब आदर्श उठाकर ताक पर रख देना चाहती है। कथनी करनी में इतना अंतर। अंत में आत्मा की आवाज ने उस क्षणिक विचार को त्याग दिया। पुनः गर्भधारण की बात सुनकर सास तो खामोश रहीं, किंतु सौरभ बार बार आग्रह करने लगे कि चलो हम चुपचाप भ्रूण परीक्षण करा लेते हैं। यदि बेटा है तब तो ठीक है, बेटी हुई तो सफाई करा देंगे। अरे, तुम कैसी बातें करते हो? मम्मी जी ने सुन लिया तो मुझे 1000 बातें सुनाएंगी, मेरे खानदान मेरे संस्कारों को कोसेंगी। तुम्हें याद है ना, जब शादी से पहले तुम मुझे उनसे मिलवाने ले गए थे तो उन्होंने कहा था, तुम आंध्रा की हो, रेड्डी हो, हम राजस्थान के हैं। हमारी जाति, भाषा, खान पान, रीति रिवाज सब अलग हैं। सौरभ के पिता या दादा दादी होते तो इस शादी की स्वीकृति नहीं देते। मेरा एक ही बेटा है। मैं जाति धर्म की दीवारें खड़ी करके उसे मायूस नहीं करना चाहती। उसकी खुशी के लिए मैंने इस अंतरजातीय विवाह की स्वीकृति दे दी है। तुम तो मांसाहारी होगी? मैंने कहा था, हाँ मैं खा लेती हूँ, किंतु मुझे उसका कोई खास शौक नहीं है। तो तुम्हें वह सब छोड़ना होगा। हमारे यहाँ जीव हत्या पाप है। मन में तो आया था कि उन्हें बता दूं कि आपका बेटा भी मांसाहारी है, घर में खाने को नहीं मिलता तो होटल खाने जाता है, फिर मेरे खाने पर ही रोक क्यों? फिर भी मैंने यही कहा था, मैं वह सब खाना छोड़ दूंगी। और सचमुच मैंने तब से आज तक कभी मांस नहीं खाया। हाँ श्री, मुझे सब याद है। हम अभी माँ को कुछ नहीं बताएंगे, चुपचाप अस्पताल चलकर परीक्षण करा लेते हैं। हो सकता है इस बार बेटा ही हो। यदि बेटी हुई तो अबॉर्शन कराने के लिए मैं माँ को मना लूँगा। फिर भी नहीं मानी तो अपना वीटो पावर इस्तेमाल करूँगा। यह सब दोनों का व्यक्तिगत मामला है, इसमें मैं माँ को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करने दूँगा। मैंने भी सोचा कि परीक्षण कराने में क्या हर्ज है, हो सकता है घर में बेटा ही हो। यदि ऐसा है तब तो कहीं किसी से संघर्ष की स्थिति पैदा ही नहीं होगी और मैं भी मानसिक संताप से बच जाऊंगी। किंतु
परीक्षण की रिपोर्ट देखकर बड़ी निराशा हुई। निराशा इस बात से नहीं हुई कि गर्भ में बेटी है, बल्कि इस बात से हुई कि अब पारिवारिक तनाव व संघर्षों के दौर से गुजरना होगा, क्योंकि अब शीघ्र ही गर्भपात कराने के लिए दबाव बढ़ने लगेगा। सौरभ अकेले में जाकर डॉक्टर से बात करके सब तय कराए और बोले, बस अब माँ को मनाना है। इस संदर्भ में उसने न मेरी इच्छा जाननी चाहिए और न मैंने बताई। मैंने सोचा, मैं विरोध करके आपसी संबंधों में तनाव क्यों उत्पन्न करूं? उनके समाज में जीव हत्या पाप है, अतः सासू जी अपनी पोती को जन्म लेने से पहले ही मरवाने की स्वीकृति कैसे दे सकती हैं? अतः इनकार उन्हें करने दें। सौरभ ने मम्मी से कहा था, माँ, हमने भ्रूण परीक्षण करवाया था, तुम्हारी इच्छा तो इस बार भी पूरी नहीं होगी। गर्भ में कन्या है, तुम कहो तो गर्भ गिरवा दूं। सौरभ, तुझे क्या हो गया है? तू अपना धर्म, उसकी शिक्षाएं सब भूलता जा रहा है। पहले तो जिद करके दूसरी जाति में शादी की, अब मुझसे भ्रूण हत्या की स्वीकृति मांग रहा है। क्यों मुझे इतना नीचे गिरा रहा है? हाँ, मुझे पोता पाने की चाह है, किंतु मैं इस अबार्शन की स्वीकृति नहीं दे सकती। मम्मी जी की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। चलो बला टली, अब मुझे बुरा नहीं बनना पड़ेगा। तो सौरभ की व्यग्रता देखकर मन में कहीं कुछ चटका था। सौरभ पढ़ा लिखा, नए जमाने का आज़ाद ख्याल युवक होकर भी कितना दकियानूसी है। बाहर की सोसाइटी में तो प्रगतिशीलता की लंबी चौड़ी बातें करता है। उसने पिछले दिनों ही अपने समाज के एक समारोह में भ्रूण हत्या के विरोध में अनेक को तर्क देकर प्रथम पुरस्कार पाया था। और आज? श्री, तुम परेशान मत हो, हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं, सौरभ ने कहा था। सौरभ, बेटी बेटे में कोई अंतर नहीं होता। बेटी ससुराल चली जाती है तो बेटे ही कौन सा साथ रह पाते हैं। पढ़ लिख कर नौकरी व्यवसाय के चक्कर में तो दूर चले जाते हैं। तुमने देखा नहीं, मिसेस गुप्ता के एक ही बेटा है, वह भी विदेश जाकर बस गया है। बुढ़ापे में माँ बाप यहाँ दुख पा रहे हैं। फिर भी श्री, एक बेटा होना ही चाहिए, उसके बिना परिवार अधूरा रहता है। मैं तुम्हारी बात से इनकार कहाँ कर रही हूँ। यह सही है कि परिवार में बेटा बेटी दोनों हों, तभी परिवार पूरा होता है। किंतु कितने ही निसंतान आज ऐसे भी हैं जो इलाज के साथ साथ भगवान से दुआ भी करते हैं कि बस एक बच्चा दे दे, चाहे वह बेटी ही क्यों न हो। किंतु इंसान की चाह कभी समाप्त नहीं होती। बेटी आ जाती है तो फिर बेटे के लिए पुकार शुरू हो जाती है। हमने प्रयास तो किया ही है, फिर भी बेटा नहीं है तो बेटियों से ही संतोष कर लेना चाहिए। मैं मम्मी जी का दिल नहीं दुखाना चाहती, उनकी ममता को और ब्लैकमेल मत करो। पुत्र मोह में फंसकर उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे कर दी, यह क्या कम है? बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो श्री। सौरभ के बदलते रूप, बदलते स्वर को देखकर मैं आहत हो गई। फिर भी हिम्मत करके कह दिया, देखो सौरभ, मैं मम्मी की इच्छा के विरुद्ध ये सब करने वाली नहीं हूँ, वरना मुझे जिंदगी भर ताने सुनने पड़ेंगे। मैं अब और ज़्यादा तुमसे बहस नहीं कर सकता। मरो, जो मन आए करो। सौरभ खिंचा खिंचा रहने लगा, लेकिन मम्मी इस मामले में शांत थीं। उन्होंने पक्ष या विपक्ष में अपनी कोई भी राय नहीं दी। एक तरह से वह अनजान बनी रहीं कि हमारे बीच कुछ हो रहा है। सौरभ का प्यार, उसका इजहार सब गुम हो चुके थे। हरदम बौखलाए हुए रहते, व्यंग के बिना बात ही नहीं करते थे। एक कमरे में एक ही छत के नीचे रहते हुए हम अजनबी से हो गए थे। अजनबी तो फिर अजनबी होते हैं, उन्हें एक दूसरे से कुछ अपेक्षाएं नहीं होती। किंतु यहाँ तो कभी प्यार का सागर समाया हुआ था, आज पास रह के भी कितनी दूर हो गए हैं। बेटियों से भी बड़ा रूखा व्यवहार करते हैं। दोनों उनके पास नहीं जाती, सहम सी जाती हैं। एक दिन फिर वही प्रसंग छिड़ गया, तुम्हें मम्मी की ज़्यादा चिंता है,
मेरी भावनाओं की तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं है। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरा निर्णय मानना होगा, वरना 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 क्या? मुझे घर से निकाल दोगे? तुम अपनी जिद पर अड़ी रही तो ये भी कर सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे व्यवहार से मेरा यहाँ दम घुटता है। अच्छा है मैंने अभी तक अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। मैं अपनी बेटियों को लेकर चली जाती हूँ। बेटियाँ कहीं नहीं जाएंगी। देख लो, संभाल पाओगे? बेटियाँ तो तुम्हें पसंद नहीं हैं। तुम्हें तो बेटा ही चाहिए। बेटा ही चाहिए या मत कहो, बेटा भी चाहिए कहो। मन में आया कि इसी समय घर छोड़ दूं, पर जाऊंगी कहाँ? यूं अचानक सब कुछ छोड़कर माँ के घर जाऊंगी तो माँ तो अपने आंचल में समेट लेंगी, किंतु भाई भाभी व्यंग करने से नहीं चूकेंगे। यही कहेंगे, बस उतर गया प्यार का बुखार, हमने तो पहले ही कहा था। फिर कुछ सोचकर मैं अकेली ही माँ के पास चली गई। माँ ने मेरी परेशानी सुनकर कहा, बेटा तू क्यों तनाव झेलती है? सास को नहीं पसंद तो ना सही, तुझे तो पति के साथ गुजारा करना है। जब वह चाहता है तो तू मान क्यों नहीं जाती? ये तो आज आम बात हो गई है। ये समस्या इतनी बड़ी नहीं जितना बड़ा तूने इसे बना दिया है। असली बात तो यह है माँ कि सास की तो मैंने आड़ ले रखी है। व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं इसके खिलाफ हूँ। मैंने यदि उनका कहा माना तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगी। बेटा ये तेरी बिना बात की जिद है। इतनी सी बात के लिए इतनी सुखी गृहस्थी बर्बाद मत कर। वो घर छोड़ देगी तो इस हालत में तू क्या करेगी? कहाँ रहेगी? क्यों माँ, क्या तुम्हारे पास मुझे आसरा नहीं मिलेगा? बेटा क्या माँ कभी अपने बच्चों को सहारा देने से इनकार कर सकती है? लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है? तेरे पापा तो अब रहे नहीं। ये घर मेरा नहीं, तेरे अन्ना का है। भाई मैं तो स्वयं यहाँ शरणार्थी हूँ। तेरी शादी को लेकर मुझे अब भी कभी कभी उनके ताने सुनने पड़ते हैं। मैं नहीं समझती कि वह इसके लिए तैयार होंगे, और तैयार भी हो गए तो मुझे ताने सुनने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि वह तुझसे खुश नहीं है। ठीक है माँ, मैं अभी अपने रहने का इंतजाम कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल में कर लेती हूँ। वहाँ रहते हुए किराए का छोटा सा मकान ढूंढ लूँगी। दोनों बेटियों की चिंता मुझे अभी नहीं है। दोनों अपनी दादी से बहुत हिली हुई हैं। वह भी दोनों को बहुत प्यार करती हैं। वैसे भी सौरभ उन्हें मेरे साथ भेजने को तैयार नहीं है। मकान मिल जाने पर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। हॉस्टल जाने से पहले एक बार समस्या पर अपने अन्ना भाई और वदिनी भाभी से बात कर ले। हो सकता है वह स्वयं ही तुझे यहाँ रहने को कह दे। ठीक है माँ, आज बात करूँगी। भाई के आने पर मैंने कहा, अन्ना हमारे घर में कुछ समस्या खड़ी हो गई है। क्या कुछ महीने मैं आपके साथ यहाँ रह सकती हूँ? बच्चे तो अभी सौरभ के साथ ही रहेंगे। अन्ना और वदनी के माथे पर बल पड़ते देखकर मैंने बात को आगे बढ़ाया। लेकिन अन्ना, आपके साथ रहने के लिए मेरी कुछ शर्तें होंगी। क्या? मैं स्वयं कमाती हूँ, अतः आपको घर खर्च के लिए मुझसे रुपए हर माह लेने होंगे। वदनी के माथे के बल कुछ कम होते देखकर मैंने कहा, दूसरी शर्त यह, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं, फिर भी मैं बिना किसी टेंशन के रहना चाहती हूँ, अतः पिछली किसी बात को बीच में नहीं लाएंगे। अक्का दीदी, किसने कहा कि हम आपसे नाराज़ हैं? ये घर आपके अन्ना का है। आप आराम से यहाँ रहें। हम क्या आपसे यहाँ रहने का खर्चा लेंगे? नहीं, वह तो मेरी पहली शर्त है, आपको माननी होगी, वरना मैं कोई दूसरा बंदोबस्त कर लूँगी। वदिनी की स्वीकृति मिल जाने पर अन्ना के माथे की सब सलवटें गायब हो गई थीं। वह सहज होकर बोले, एक बात बता श्री, अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि तू वह घर छोड़ देना चाहती है? माँ से सारी बातें विस्तार से सुनकर अन्ना बोले, मैं जानता हूँ कि तू बहुत जिद्दी है, करेगी अपने मन की ही, लेकिन सारे आदर्श का ठेका क्या तूने ले रखा है? सौरभ की बात क्यों नहीं मान लेती? आप ठीक कहते हैं अन्ना, मैं बहुत जिद्दी हूँ।
यदि ये नौकरी मेरे पास न होती या मैं अनपढ़ होती तो बहुत सी महिलाओं की तरह मैं भी शायद मन मारकर सौरभ की बात मानने के लिए मजबूर हो जाती। किंतु मैं लाचार नहीं हूँ। तो क्या मैं यह मान लूँ कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता स्त्री को दंभी बना देते हैं? दंभी तो नहीं बनाते अन्ना, लेकिन आत्मविश्वास जरूर पैदा कर देते हैं। लगता है हम औरों के इशारों पर नचाए जाने वाली कठपुतली नहीं हैं, बल्कि जीते जागते इंसान हैं। जीवन के प्रति हमारा भी एक नज़रिया है, हमारी भी कुछ मान्यताएं हैं। अपना निर्णय लेने का हक हमें भी है। अन्ना, आज हर किसी को बेटा चाहिए। बेटे के चाह में हर कोई बेटी की बलि चढ़ाता रहा तो क्या होगा? उसके परिणाम तो अभी से दिखाई देने लगे हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात कम होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी। श्री, क्या तेरे एक के करने से ये समस्या समाप्त हो जाएगी? इतनी सी बात को लेकर तू अपना वैवाहिक जीवन बर्बाद क्यों कर लेना चाहती है? बात इतनी सी नहीं है अन्ना। बेटे की चाह मुझे भी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसकी चाह में माँ होकर एक अजन्मी बेटी की हत्या में शामिल हो जाऊं, उसका अस्तित्व मिटा दूं। मुझसे यह नहीं होगा। रही बात लड़के लड़कियों का अनुपात बिगड़ने की, तो मेरे अकेले के निर्णय से ये समस्या समाप्त नहीं होगी, यह मैं जानती हूँ। पर हर कोई यही सोचने लगा कि अकेले की कोशिश से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। 2 और 2 4 तथा 4 और 4 8 होते हैं। अक्का, आप ठीक कह रही हैं। इतनी गहराई से हमने कभी सोचा ही नहीं। आज हर तरफ महिलाओं और बच्चियों पर हिंसा और अत्याचार की बात हो रही है। इस पर सेमिनार हो रहे हैं। यह भी तो उसी का एक रूप है। अफसोस तो इस बात का है कि इस हत्या में माँ का यानी एक महिला का भी हाथ है। आपका फैसला सही है वदनी, मैंने तो फैसला कर लिया है कि इस बच्ची को जन्म दूंगी। वैसे मेरी एक कुलीग है जिसके कोई संतान नहीं है, वह एक बेटी गोद लेना चाहती है। उसने मेरे सामने प्रपोजल भी रखा है, पर मेरा दिल इसके लिए राजी नहीं है। अक्का, हम भी तो एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं। आप उस बच्चे को हमें दे देना। चाहे तो सौरभ जी से इसकी परमिशन ले लें। परमिशन? परमिशन देने का अधिकार तो वह कब का खो चुके हैं। सब फैसले तो अब मुझे ही करने हैं। मुझे सोचने का समय चाहिए। मुझे अपनी बेटियों की बहुत याद आ रही थी। ससुराल पहुंचकर मैंने मम्मी जी को बहुत उदास और दुखी पाया। वह बोली, श्री, मेरी वजह से तू अपना घर मत उजाड़। सौरभ जो कहता है उसे मान ले। बस किसी को इस विषय में कुछ बताना मत। समाज में हमारी इज्जत भी बच जाएगी और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। सौरभ को भी क्या दोष दूँ? बेटे की चाह तो सभी को होती है, उसे भी है। मम्मी जी, असली बात तो ये है कि मैं स्वयं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं अपने अंश को अपने हाथों से मिटाना नहीं चाहती। अब ये तुम जानो या सौरभ जाने, अपना फैसला करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। अब भी यदि तुम्हारा घर टूटता है तो इसके लिए दोषी मैं नहीं, तुम दोनों इसके जिम्मेदार होगे। कमरे में जाते ही सौरभ ने कहा, श्री, अब तो माँ की परमिशन भी मिल गई है, अब तो तुम्हें एतराज़ नहीं है। सौरभ, मम्मी की स्वीकृति तो तुम्हें पहले से मिली हुई थी कि क्या मैं नहीं जानती? वह तो मेरे सामने एक नाटक था, किंतु मेरे मन ने मुझे इसकी स्वीकृति नहीं दी थी। तुम्हें ये तीसरी बेटी नहीं चाहिए, इसीलिए उसे गर्भ में समाप्त कर देना चाहते हो। मैं भी अपने घर को टूटने से बचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटियों को विरासत में टूटा परिवार नहीं देना चाहती। तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी इस नन्ही जान को त्याग दूंगी। अब तो खुश हो ना? सौरभ के चेहरे पर से तनाव एकदम गायब हो गया। वह प्रफुल्लित हो मेरे पास और पास चला आया। एक चुंबन के द्वारा अपनी खुशी का इजहार करके मुझे सीने से लगाता हुआ बोला, थैंक यू श्री, थैंक यू वेरी मच। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर के पास चलते हैं।
उसके बाहुपाश से निकलते हुए मैंने कहा, नहीं सौरभ, अब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वह चहका, तो क्या डॉक्टर के पास जाकर वह काम भी कराई? तुम्हें हमारी इस अजन्मी बेटी से छुटकारा चाहिए था ना? समझ लो, मिल गया। आज इसी क्षण से तुम उससे अपने को मुक्त समझो। अब वह इस घर में तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म नहीं लेगी। इसका मतलब यह मत समझना कि मैं उसे मिटाने को तैयार हूँ। मेरी कोख में पल रही यह नन्ही जान अब मेरे पास मेरे भाई भाभी की अमानत है और यह उसी घर में जन्म लेगी। तुम्हें इस बार अनचाही बेटी से छुटकारा मिल गया है, लेकिन अब मैं किसी और बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। सौरभ अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहे थे। तो ये थी कहानी। बेटी की हालत और हालात कल भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं। कितना भी आदमी पढ़ लिख जाए, परंतु उसकी सोच यहाँ आकर निम्न स्तर की रहती है। खैर, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें अवश्य ही बताइएगा। अभी के लिए विदा, फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।